Start recording. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? Welcome to Idrak Learning Media, JKSSB FAA Accountancy. This will be our 8th class. तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पहले हमारा जो पहला सेशन होगा इस क्लास का, दैट विल बी पेपर डिस्कशन। जो हमने कल एग्ज़ाम आपको दिया था, तो उसमें सबसे पहले मैं आपको कहूँ कि हम पूरे मुतमईन हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी परफॉर्मेंस से। तो आपने भी अपनी परफॉर्मेंस खुद ही उसको गेज किया होगा, चेक किया होगा आपकी लेवल कहाँ तक है और कितना आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। मेरा मानना है कि अगर कल के एग्ज़ाम में आपके जो मार्क्स हैं 15 से ज़्यादा है या 15 तक हैं, तो यू आर डूइंग गुड। ठीक है, और भी करने की ज़रूरत है, यू आर डूइंग गुड। अगर 15 से लो है तो आपको सचमुच में अपनी परफॉर्मेंस पर फिर से एक बार जो है नज़र दोहरानी चाहिए और देखना चाहिए कि वायर यू आर लैकिंग। तो जिसको 20 है, ही इज़ आल्सो डूइंग गुड एंड देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो जिसको 20 है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करनी है। तो कल का जो हमारा एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम था, शायद आपने आंसर की वगैरह भी नहीं देखी होगी, तो आपके स्क्रीन पर अभी ये पेपर आ रहा है। आई होप यू आर एबल टू सी इट, आप इसको देख पा रहे हो। तो सबसे पहले मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको लाइव एग्ज़ाम एक्सपीरियंस हासिल हुई होगी कल के एग्ज़ाम से, क्योंकि इसका सेटअप भी, एप्लीकेशन का सेटअप भी उस तरीके का है और एग्ज़ाम का पैटर्न भी हमने उस तरीके का रखा था कि 20 क्वेश्चंस इन 20 मिनट्स विद नेगेटिव मार्किंग। और एग्ज़ाम क्वेश्चंस का जो पैटर्न था या जो उनकी लेवल थी, वो भी प्रीवियस एग्ज़ाम्स के बेस पर ही थी। ठीक है, तो मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको कुछ क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन होगा या क्लियरिटी चाहिए आपको कुछ क्वेश्चंस में, तो हम जल्दी से गो थ्रू करते हैं इस पेपर डिस्कशन में। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स में वी कांग्रेचुलेट दानिश बशीर, मुफैज़, इशरत रशीद, दे हैव डन एक्सेप्शनली वेल इन द एग्ज़ाम। तो इनके रिजल्ट्स आपने देख लिए, तो कोई बात नहीं, बस 2-3 के हम रिजल्ट दिखा सकते हैं। हमारी पॉलिसी ये है कि हम पब्लिकली हर किसी का रिजल्ट नहीं दिखा रहे हैं। हाँ, अगर किसी को अपना रिजल्ट देखना है, वो तो खुद उसने चेक किया होगा खुद ही। ठीक है, तो अब अलबत्ता इन टॉपर्स को एनकरेज करने के लिए एक को 20 थे, दूसरे को भी 20 थे और तीसरे को 19 थे। इसको जिन दो को 20 थे, उसको इनको खुद ही ऐप ने यहाँ पर जो है रैंक दी है। एक को 1 दी है और दूसरे को 2 दी है ऑन द बेस ऑफ व्हाट मे बी इट मे बी टाइम, कि किसने जल्दी टाइम में ख़त्म किया तो उसी को रैंक 1 मिली, शायद उसी हिसाब से। तो रैंक 1 यहाँ पर दानिश बशीर को है, रैंक 2 मुफैज़ साहब को है और रैंक 3 में इशरत रशीद, हमारी एक बेटी है, हमारी एक बहन है, तो उसको हासिल हुई। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। और जिन्होंने बाकियों ने अच्छी परफॉर्मेंस इसमें की, उनके लिए भी हमारी तरफ से मुबारकबाद। और जिन्होंने नहीं की, हम सब के लिए ये सीखने का मौका है। तो यहाँ पर हम सीखने के लिए, अपनी लेवल चेक करने के लिए, तो इसीलिए याद रखना चाहिए, कहते हैं कि फेलियर इज़ नॉट फैटल, कि अगर कोई फेल हो जाता है इसका मतलब कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हुई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और सक्सेस भी
कोई एंड पॉइंट नहीं है कि सक्सेस किसी को हासिल हुई तो बस, इसके अलावा कुछ नहीं है, बल्कि असल जो कामयाब इंसान वही है जो गिर के उठता है, ठीक है, और जो जिंदगी में सीखता रहता है, ग्रो होता रहता है। कहते हैं मअल महबरा हत्तल मकबरा, ये हमारे एक बुजुर्ग की कहावत है, उनका फरमाना है कि उन्होंने कहा है कि मअल महबरा हत्तल मकबरा, कि मेरे साथ इंक रहेगी, मेरे साथ स्याही रहेगी, मील रहेगी, कब तक? जब तक मैं मकबरे तक ना पहुंच जाऊं, जब तक मैं कब्र तक ना पहुंच जाऊं। मतलब जैसे कहते हैं कि लर्न फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, वैसा ही कुछ है ये। तो हम जल्दी से इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा था वो था अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर जिसको भी कोई कंफ्यूजन होगा वो हैंड रेज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिंपल सा है, यहाँ पर कि बताया जा रहा है कि अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, या तो हमने रिसीव किया है या हमें रिसीव करना है। जो रिसीव किया है उसको हम कह सकते हैं रिसीव्ड जो है, दिस इज फॉर एग्जांपल सेल। रिसीवेबल फॉर एग्जांपल दीज आर डेटर्स, ठीक है। तो ये कौन सा रिसीट है? क्योंकि हमने रिसीट इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। हमेशा एग्जाम में ये देखना चाहिए कि पहले ही आपको पहले ऑप्शन पर नजर पड़ी, आपको लग रहा है कि यही इसका आंसर है, बाकी ऑप्शंस पर नहीं देखते हो आप, ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बल्कि एग्जाम में भी दिया गया होता है कि यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। आपको अप्रोप्रिएट आंसर जो है चूज करना होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि दूसरा भी इसका कोई अप्रोप्रिएट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो। तो इसमें ऑप्शन थे रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नन ऑफ दीज। सबसे पहले अगर हम एलिमिनेट करेंगे, इसको एलिमिनेट आउट, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है ही नहीं, ये तो रिसीट है, ठीक है। अब कैपिटल रिसीट है कि रेवेन्यू रिसीट है? कैपिटल रिसीट भी नहीं है, क्योंकि कैपिटल रिसीट वैसा रिसीट होता है जो हमें हासिल होता है एसेट्स के बेचने पर, जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स के बेचने पर जो हमें हासिल होता है। तो यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स को हम यहाँ पर दिया गया है कि सेल ऑफ गुड्स, जब हम सेल्स करते हैं, गुड्स को बेचते हैं, तो दिस इज रेवेन्यू रिसीट, दिस इज रेवेन्यू रिसीट। ये वो रिसीट है जो रिकरिंग इन नेचर है, ये वो रिसीट है जो एक साल के अंदर अंदर हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कहा हुआ है। इसके बाद अच्छा, इसके बाद देखिए, अच्छा ये हमें पहले हटाना है, फिर ये ऊपर चलेगा। दूसरा क्वेश्चन, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जूम इन कर सकते हैं, हाँ चलिए ठीक है। परचेज रेफर्स टू द बाइंग ऑफ, परचेज का क्या मतलब है? हमने कहा कि परचेजेस, ठीक है, परचेज यहां पर है वर्ड जो है, परचेज हमारे पास है ये वर्ड, ये परचेज, इसका क्या मतलब है? ओके नहीं, अच्छा परचेज जो है हमारे पास, ओके ये जो परचेज है इसका क्या मतलब है? ये हमने कहा है, यहां पर ऑप्शन है स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, हमने स्टेशनरी खरीदी ऑफिस के लिए। परचेजेस वो गुड्स होते हैं जिनको हम खरीदते हैं फॉर रीसेल, ठीक है। तो ऑफिस यूज के लिए इसको तो हमने रीसेल के लिए नहीं खरीदा। मशीनरी फॉर फैक्ट्री यूज, अगर हम मशीनरी खरीद रहे हैं फॉर फैक्ट्री यूज, दिस इज आवर एसेट, दिस इज नॉट परचेज, ओके। और इसी तरीके से गुड्स फॉर रीसेल, और इसी तरीके से शेयर्स फॉर इन्वेस्टमेंट, ये शेयर्स फॉर इन्वेस्टमेंट अगर हम खरीदें, ये भी एसेट है, एसेट का खरीदना है, लेकिन इसका जो सही आंसर है दैट इज गुड्स फॉर रीसेल, गुड्स फॉर रीसेल, उन गुड्स को खरीदना जिनको हम रीसेल कर रहे हैं, दिस इज परचेजेस, ओके। तो यहाँ पर अगर किसी को कोई मतलब जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप रेज हैंड करके पूछ सकते हैं, लाइव आप पूछ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल नेचर, यहाँ पर कहा गया है कि इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन है जो फाइनेंशियल नेचर की नहीं है, जो फाइनेंशियल नेचर की नहीं है। देखो आपको इसी तरीके से एग्जाम में कंफ्यूज किया जाता है। परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, हमने उधार पर एसेट्स को खरीदा, क्या ये फाइनेंशियल नेचर है? यस इट इज, ये तो है, मतलब ये फिलहाल सही आंसर हमारा नहीं है, इट इज फाइनेंशियल इन नेचर। क्योंकि अकाउंटिंग में या बिजनेस में ये चीज मैटर नहीं करता है कि पैसे हमने पकड़े कि नहीं पकड़े,
मसला ये करता है कि ये फाइनेंशियल इन नेचर है कि नहीं है। इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी और नॉट, वी कैन एक्सप्रेस इट, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल इन नेचर है, ये इसका सही आंसर नहीं है। परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कैश, दिस इज अगेन फाइनेंशियल इन नेचर, तो इसका सही आंसर ये नहीं है। अच्छा, विदड्रॉइंग ऑफ मनी बाय प्रोपराइटर फ्रॉम बिजनेस, इसको ड्राइंग हम कहते हैं, ये भी फाइनेंशियल इन नेचर है, ठीक है ना। नॉट फाइनेंशियल इन नेचर वो ट्रांजैक्शन होगी जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सीधी सी बात है ना। तो स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक की, ये फाइनेंशियल इन नेचर नहीं है, ठीक है। इस इवेंट का अकाउंटिंग इवेंट्स के साथ ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो यहां पर इसका सही आंसर यही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, द इनकम अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्रूड इनकम, ठीक है। ये आपको एक नई चीज थी जो आपको सीखनी थी, हमें आगे भी ये चीज आ रही है, ठीक है। यहां पर ये चीज यहीं से बताई गई थी, इनकम आपने अर्न की, बिजनेस में आपने इनकम अर्न की, कमाई, ठीक है, लेकिन अभी इसका जो पैसा है वो आपके जेब में नहीं आया, वो उसी के पास है जिससे आपने वो इनकम को अर्न किया। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जाम्पल है, मिसाल के तौर पर इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट एक्रूड, या हम कह सकते हैं डिविडेंड एक्रूड। आपने कोई ये इन्वेस्टमेंट की थी, उस पर आपको फायदा मिला, इंटरेस्ट मिला या डिविडेंड मिला बिजनेस को, ठीक है। बिजनेस भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि बस इंडिविजुअल कर सकता है, बिजनेस भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उसने इंटरेस्ट कमाया, उसको इंटरेस्ट ड्यू हुआ था फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर को, लेकिन आज की तारीख में 13 जनवरी तक भी उसने वो पकड़ा नहीं है। तो यही पूछा जाता है, ये जो उसने नहीं पकड़ा है लेकिन कमाया है, इट इज डाइजेस्ट फॉर बिजनेस, ये बिजनेस के लिए क्या है, ये बिजनेस के लिए रेवेन्यू है, ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, कि ये बिजनेस के लिए एसेट है। ये तीनों गलत है और सही इसका एसेट है। इट इज लाइक याद रखो, इट इज लाइक डेटर्स, इस डेटर्स पर इसको आप क्या किया करो, गेस किया करो, कियास किया करो, इसको हम कियास कहते हैं, गेस कहते हैं। देखो, डेटर्स भी लाइक होते हैं कि आपने सेल की, ठीक है, आपने सेल की, आपने पैसे कमाए, उनसे रेवेन्यू आपने कमाया, प्रॉफिट उनसे कमाया, लेकिन अभी आपने पैसा नहीं लिया, वो पैसा आपका किसी और के पास है। इट इज लाइक, इससे पहले भी मैंने कहा, इट इज लाइक योर कैश, ये आपका कैश है, ये किसी और के पास है, या बैंक बैलेंस है किसी और के पास है। व्हाट इज कैश और व्हाट इज बैंक बैलेंस फॉर यू, मतलब फॉर बिजनेस, इट इज एसेट फॉर बिजनेस, सो इट इज एसेट फॉर बिजनेस। इट इज नॉट रेवेन्यू, इट इज नॉट लाइबिलिटी, इट इज नॉट एक्सपेंस, इट इज एसेट फॉर बिजनेस। ओके, इसका सही आंसर यही है। तो अगर किसी को बार बार मैं कह रहा हूं कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत है, मैं फिर से कह रहा हूं, चैट के बजाय आप रेज हैंड कीजिए, क्योंकि चैट ऑप्शन फिलहाल मैं नहीं देख रहा हूं। अच्छा, किसी ने लिखा है क्या मैं आज ज्वाइन करूं, आपने किया है ज्वाइन। अच्छा, द नेचर ऑफ कैपिटल इज, कैपिटल कौन सा अकाउंट है, कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, इन अदर वर्ड्स, इज इट एसेट, इज इट लाइबिलिटी, इज इट इनकम, इज इट एक्सपेंस। इट इज वेरी इजी, कैपिटल इज व्हाट थिंग फॉर बिजनेस, इट इज liability for the business, क्योंकि because of the which concept, business entity concept, ये business के लिए liability है, हमने बार बार कहा है, ठीक है। It's very easy, I think, इसमें कोई वो कोई टेढ़ापन नहीं था, it was straight forward। अच्छा, which of the following is a business transaction, ये चीज आपको समझनी है, इसमें से business transaction कौन सी है। हमने कहा कि अकाउंटिंग दो चीजों को रिकॉर्ड करती है, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, अकाउंटिंग इवेंट्स, ठीक है। तो इसमें से बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन है, जो सही जवाब है वो पहला ही है, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स को खरीदा क्रेडिट पर, इट्स मींस परचेज्ड ऑन क्रेडिट, परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। ये तो ट्रांजैक्शन है, ठीक है। यहां पर ही स्टूडेंट कभी कभार कंफ्यूज होता है, क्रेडिट ये तो पेन से शायद, ये तो नॉट है, ये तो नॉट फाइनेंशियल इन नेचर है। अगर किसी ने समझा कि क्रेडिट
नॉट फाइनेंशियल इन नेचर होता है तो वो गलत समझता है। याद रखना चाहिए बेटा, जो फाइनेंशियल इन नेचर हो, फाइनेंशियल इन नेचर हो, ये फाइनेंशियल है कि नहीं है। कैश भी फाइनेंशियल इन नेचर है, क्रेडिट भी फाइनेंशियल इन नेचर है। अब इसमें फर्क यही है कि इसमें कैश पकड़ा, इसमें कैश नहीं पकड़ा। दीज आर बोथ फाइनेंशियल इन नेचर। तो फिलहाल ये तो लग रहा है कि ये सही आंसर है। दूसरा देखते हैं फिलहाल, एन एम्प्लॉय बीइंग डिसमिस्ड, एम्प्लॉय को फायर किया गया, निकाला गया, तो ये फाइनेंशियल इन नेचर नहीं है। लग रहा है कि ये सही आंसर नहीं है। सेल ऑफ पर्सनल एसेट बाय द प्रोपराइटर, देखो कहां से आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। सेल ऑफ पर्सनल एसेट बाय द प्रोपराइटर, अगर आपको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो आपको ये गलत हो जाएगा। एक प्रोपराइटर था, फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल दी थी कि एक बिजनेस है, उसका नाम कश्मीर है, उसका प्रोपराइटर राहित साहब है। तो राहित साहब ने अपने घर का कोई पंखा बेच दिया, अपने घर का कोई पंखा बेच दिया, सेल ऑफ पर्सनल एसेट बाय द प्रोपराइटर। अपना फोन बेच दिया, ठीक है, क्या इसका बिजनेस के साथ कोई ताल्लुक है? इसका बिजनेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी पर्सनल ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। प्रोपराइटर परचेजिंग ए कार फॉर ओन यूज, फिर से राहित साहब ने अपने घर के लिए, अपने यूज के लिए कार खरीदी, इसका बिजनेस के साथ क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, अगर यहां पर और एक वर्ड या और एक सेंटेंस ऐड किया गया होता, प्रोपराइटर परचेज्ड अ कार फॉर ओन यूज विथ द कैश ऑफ बिजनेस, बिजनेस के कैश से, तो फिर ये ड्राइंग बन जाती, फिर ये बिजनेस ट्रांजैक्शन बन जाती, लेकिन यहां पर नहीं है ऐसा, ठीक है। तो इसलिए इस हिसाब से इसका सही आंसर यही है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। बाकी इसमें सही आंसर नहीं है। अच्छा, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू, इसमें से रेवेन्यू कौन सा है? रेवेन्यू, रेवेन्यू हमने कहा है कि सेल्स रेवेन्यू होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी कहा है। तो देखिए परचेजेस, क्या परचेज रेवेन्यू है? परचेजेस है तो ये तो एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, आपने परचेज किया था उसको वापस कर दिया, ये भी रेवेन्यू नहीं है। अच्छा, सेल्स, आपने सेल्स की, गुड्स को बेचा, तो दिस इज रेवेन्यू फॉर द बिजनेस। सैलरी पेएबल, आपको सैलरी देनी है, अभी नहीं दी है, दिस इज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। तो यहां पर जो है इसका आंसर सेल्स है, ठीक है, इसका आंसर सेल्स है। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लायबिलिटी, किसकी लायबिलिटी? देखो बेटा, फॉर द बिजनेस, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। फर्नीचर, ये बिजनेस की लायबिलिटी है? नहीं, नहीं लग रहा है। रेंट पेएबल, क्या ये बिजनेस की लायबिलिटी है कि एक्सपेंस है? फिलहाल इसमें गड़बड़ लग रही है, इसको हमने फिलहाल ऐसे ही डॉट में रख दिया। लायबिलिटी भी लग रही है और एक्सपेंस भी लग रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड है तो इनकम है, ये लायबिलिटी नहीं है। स्टॉक, स्टॉक इज ऑलवेज एसेट, ये लायबिलिटी नहीं है। अगर आप एलिमिनेट आउट करेंगे उस हिसाब से भी आपको रेंट पेएबल ही आ रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब कोई चीज पेएबल होती है मतलब ये बिजनेस पर कर्जा होता है, आपको देना है। कैपिटल इज इन अदर वर्ड समथिंग दैट इज पेएबल, कैपिटल भी ऐसा कोई अमाउंट है जो आपको देना है बिजनेसमैन को वापस, ठीक है। तो रेंट पेएबल, रेंट आपको देनी। अगर रेंट पेड होता, आपने रेंट पे की इस महीने की, तो दिस वाज एन एक्सपेंस। लेकिन ये साल चला गया, आप दूसरे साल में आ गए, तो आपको रेंट जो है पिछले साल की बकाया है, दैट विल बी योर लायबिलिटी फॉर दिस ईयर। दिस ईयर के लिए वो लायबिलिटी है, पिछले ईयर के लिए तो एक्सपेंस था, लेकिन नए ईयर के लिए जिस साल में आपको कर्जा है, दैट इज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। ये आपको आगे और भी क्लियर होगा जब हम पढ़ेंगे 3 कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड एक्रूअल, मैचिंग एंड दिस पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। ये आपको और भी क्लियर हो गए, पेएबल, पेड, एक्रूड, एडवांस, ठीक है। तो ये आपको और भी क्लियर होगा। फिलहाल यहां पर ये लायबिलिटी है, ये आप याद रखिए, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट, इसमें से फिक्स्ड एसेट कौन नहीं है? ये नहीं है, आप कभी कभार एग्जाम में भूल जाते हो।
आपने जल्दी में पढ़ा, एग्जाम स्ट्रेस की वजह से, एग्जाम नर्वसनेस की वजह से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्स्ड एसेट। नॉट नहीं देखा, इसको हाईलाइट करना चाहिए, ये नॉट है, कौन नहीं है फिक्स्ड एसेट, तो जो है वो गलत आंसर है ना। तो बिल्डिंग, इट्स रॉन्ग आंसर बिकॉज दिस इज अ फिक्स्ड एसेट। प्लांट एंड मशीनरी, दिस इज अ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। बैलेंस विद बैंक, लग रहा है कि यही सही आंसर है। बैंक के पास जो बैलेंस है ये करंट एसेट है, हमने ऑलरेडी कहा है कि कैश और बैंक इज करंट एसेट, ठीक है। तो हमने कहा है कि करंट एसेट की जो इसकी प्रॉपर्टी, सॉरी, जो इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी खुसूसियत है, वो ये है कि करंट एसेट की खुसूसियत ये है कि इट इज कन्वर्टेबल इनटू कैश। बैंक तो खुद ब खुद कैश ही होता है, बैंक बैलेंस, ठीक है। कन्वर्टेबल इनटू कैश इन ए ईयर, ठीक है, इन अ पीरियड, इन एन ऑपरेशनल ईयर। तो बैंक तो खुद ब खुद ही कैश है। फिलहाल लग रहा है कि यही आंसर है, लेकिन फिर भी हम इधर जाएंगे। गुडविल, क्या ये फिक्स्ड एसेट है या नहीं है? ये फिक्स्ड एसेट ही है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा एसेट है जिसका बहुत साल तक बिजनेस को फायदा होता है। इट इज फिक्स्ड एसेट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। फिर से, इसमें से कौन नहीं है बिजनेस की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है। नॉट देख रहे हैं फिलहाल। क्रेडिटर्स मतलब वो सप्लायर्स जिनसे हमने कर्जा लिया, इसको तो 1 साल में हमें पे ऑफ करना है। यहां पर वो कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए जो अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 में हमने इसकी जो क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। वहां पर करंट नॉन करंट लायबिलिटी को हमने कहा था कि यही लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको पता है कि क्या है नॉन करंट लायबिलिटी, तो आपको समझ आ जाएगा। क्रेडिटर्स, दिस इज करंट लायबिलिटी। फिलहाल तो लग रहा है कि यही सही आंसर है, लेकिन फिलहाल हम OMR पर जो है उसको मार्क नहीं करेंगे। फिलहाल बैंक लोन देखेंगे। लोन, दिस इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, आपको 3 साल 4 साल लगते हैं। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ये क्योंकि ये कैपिटल का पार्ट होता है, ठीक है, बोरोड कैपिटल, तो ये भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। कैपिटल, ये तो है ही लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो क्रेडिटर्स यहां पर लग रहा है कि यही शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, यही करंट लायबिलिटी है, तो इसका सही आंसर यही है। अब मुझे नहीं पता कि किसने क्या आंसर दिया होगा, हम वो एनालिसिस भी देख सकते हैं, वो आप खुद ही अपने पास खुद अपनी एनालिसिस करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। पहले क्वेश्चन था कि बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन है, अब है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन इसमें से कौन सी नहीं है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, तो देख रहे हैं, बॉट फर्नीचर फॉर ₹25,000 फॉर बिजनेस, ठीक है, बिजनेस के लिए 25,000 पर आपने जो है फर्नीचर खरीदा, तो बॉट फर्नीचर ऑफ ₹25,000 फॉर बिजनेस, आपने बिजनेस के लिए 25,000 में फर्नीचर खरीदा। ऊपर क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इस पर ध्यान रखना चाहिए। ये तो लग रहा है कि ये तो ट्रांजैक्शन है, इसलिए गलत आंसर है, ये तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अच्छा, पेड फॉर सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज, आपने सैलरीज दे दी एम्प्लॉइज की, ये भी ट्रांजैक्शन लग रहा है कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, मतलब फिलहाल हमारे लिए सही आंसर नहीं है। अच्छा, कैश विड्रॉन फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट ₹10,000 फॉर डोमेस्टिक यूज। राहित साहब ने, ही इज द ओनर फॉर एग्जांपल ऑफ द बिजनेस, उसने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से कैश निकाला अपने इस्तेमाल के लिए, हालांकि फाइनेंशियली नेचर है, लेकिन बिजनेस के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, तो फिलहाल लग रहा है कि यही सही आंसर है। दिस इज नॉट बिजनेस ट्रांजैक्शन। ऑल ऑफ द अबव तो नहीं आएगा, तो सही आंसर 3rd वाला है। कैश विड्रॉन जो उसने किया अपने अकाउंट से अपने इस्तेमाल के लिए, तो करे जो करे, हमें क्या उससे लेना देना, ठीक है, वो अपने पैसों को जैसे इस्तेमाल करना चाहे करे, बिजनेस को उसके साथ लेना देना नहीं है, बिकॉज ऑफ द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अगर इस तरीके से होता कि कैश विड्रॉन फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट ₹10,000 फॉर बिजनेस यूज, तो ये तो फिर उसने और एडिशनल कैपिटल डाला था किसमें, बिजनेस में। अगर बिजनेस के लिए उसने और 10,000 खर्च किए होते, फिलहाल बिजनेस के लिए पैसे नहीं थे, उसने अपने जेब से पैसे इसमें डाल दिए,
तो ये तो एडिशनल कैपिटल था, फिर तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन थी, लेकिन ये उसके अपने यूज के लिए, तो इसलिए बिजनेस ट्रांजैक्शन ये कतई नहीं है। 12th, expenditure of revenue nature that gives benefit for more than one accounting period is categorized as, ठीक है, तो वो एक्सपेंडिचर जो असल में रेवेन्यू इन नेचर था, जो असल में क्या था, रेवेन्यू इन नेचर था, लेकिन इसका जो फायदा है वो एक अकाउंटिंग पीरियड से बियॉन्ड है, इससे ज्यादा है, ठीक है, असल में रेवेन्यू नेचर था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसका बेनिफिट है मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड्स के लिए। हमने कहा है ये भी सीधा साधा क्वेश्चन है, इस टर्म को, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिलहाल हम देख रहे हैं ये है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन उसके बावजूद भी बाकियों की तरफ देखना चाहिए। क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? ये तो खुद कह रहा है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल कैसे होगा? क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू भी फिर ये नहीं रहता है, ठीक है। अच्छा, नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा, इसलिए इसका सही आंसर यही है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, नेक्स्ट, कॉपीराइट इज एन, कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट क्या होता है, ठीक है, तो कॉपीराइट इज एन एसेट फॉर द बिजनेस, दिस इज फिक्स्ड एसेट फॉर द बिजनेस, ये लॉन्ग टर्म एसेट है, इसका बहुत सालों तक फायदा है बिजनेस के लिए, लाइबिलिटी भी नहीं है, ठीक है, लाइबिलिटी भी नहीं है, एक्सपेंस भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है, ठीक है, लाइबिलिटी भी नहीं है, एक्सपेंस भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है, ये एसेट है। हमने ये कहा था, एक तो कॉपीराइट है, ठीक है, दूसरा हमने कहा था पेटेंट, और इसी हिसाब से हमने कहा था, इसी तरीके से हमने कहा था ट्रेडमार्क। हमने कहा था कि इनको हम क्या कैटेगराइज करते हैं, एज इनटैंजिबल एसेट। क्या करते हैं? इनटैंजिबल एसेट। लेकिन इनटैंजिबल एसेट होने के साथ साथ ये क्या है? ये फिक्स्ड एसेट है। ये क्या है? फिक्स्ड एसेट है। इनमें क्या फर्क है? कॉपीराइट यूज होता है फॉर द ओरिजिनल वर्क्स। ओरिजिनल वर्क्स, आपने ओरिजिनली कोई काम किया है, मिसाल के तौर पर बुक ऑथर, ये बुक जो है ये कॉपीराइट है। मिसाल के तौर पर अभी हम ओरिजिनल या ऑर्गेनिक वीडियो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वी शेयर द कॉपीराइट्स ऑफ दिस वीडियो along with इदराक लर्निंग मीडिया जो इंस्टीट्यूट है, आई शेयर द कॉपीराइट राइट्स, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिनल वर्क है। पेटेंट्स वगैरह का होता है जब इन्वेंशंस होती है। क्या होती है? इन्वेंशंस। आपने कोई इन्वेंशन की, कोई नई फॉर्मूला बनाई, नया कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, तो ये पेटेंट्स, इसमें जो इसके जो मतलब राइट्स होते हैं उसको पेटेंट्स कहते हैं। इसका अलग से एक वैल्यू होता है। ट्रेडमार्क एक खास तरीके का लोगो होता है, ट्रेडमार्क होता है, ठीक है, कोई मोनोग्राम होता है, जैसे हमने कहा था कि नाइकी की टिक, एडिडास की 3 लाइंस, ठीक है, ये हमने कहा था। अच्छा, तो दीज आर इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, तो ये बेसिकली एसेट ही है, ठीक है, तो ये याद रखना चाहिए। इसके बाद 14th क्वेश्चन, डाइजेस्ट रेफर्स टू एनीथिंग दैट हैज एन इकोनॉमिक वैल्यू अटैच्ड टू इट। उस चीज को हम क्या कहते हैं जिसमें इकोनॉमिक वैल्यू होता है, ठीक है। ऑप्शंस आर एसेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, प्रॉफिट। जिस चीज में इकोनॉमिक वैल्यू छुपा हुआ होता है, मतलब इसमें इकोनॉमिक वैल्यू है, इस चीज को हम बाजार में बेच सकते हैं और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश, दैट इज नोन एज एसेट। लाइबिलिटी को तो यहीं से हमें पैसे देने हैं, ठीक है, तो ये इसका आंसर एसेट ही है। लाइबिलिटी नहीं है, एक्सपेंस नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप मत कहोगे कि मेरे पास प्रॉफिट है मैं उसको बेचूंगा, आप कहोगे कि मेरे पास एसेट है मैं उसको बेचूंगा, ठीक है। प्रॉफिट होता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज टू एक्सपेंसेस, यहां पर खुद को कंफ्यूज नहीं करना। प्रॉफिट इन कैश ही होता है, इन काइंड ही होता है, लेकिन यहां पर ये कोई आइटम होता है जिसको बाजार में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश। जैसे सोना हमारे घर में होता है, एसेट भी उसी तरीके का है, बिजनेस का एसेट। अच्छा, इसके बाद 15th क्वेश्चन है, ओके, द एसेट्स दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश within a short period that is 1 year or less known as,
हमने ऑलरेडी कहा है ये किसकी डेफिनेशन है, इसमें ज़्यादा नहीं देखना है, करंट एसेट की डेफिनेशन है। फिक्स्ड एसेट नहीं है, इंटेंजिबल एसेट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि ये सारे फिक्स्ड एसेट ही है। इंटेंजिबल एसेट इज आल्सो फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट इज आल्सो फिक्स्ड एसेट। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कन्वर्ट होती है इनटू कैश में इन द लॉन्गर पीरियड। जो एक ही साल में कैश में जो कन्वर्ट हो जाए वो करंट एसेट कहलाता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद 16th वन इज इन्वेंट्री इन अ कंपनी रेफर्स टू, ठीक है। इन्वेंट्री जो कंपनी में होती है इसका क्या मतलब होता है, इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है? क्या ये फिक्स्ड एसेट्स है जो इस्तेमाल होते हैं प्रोडक्शन के लिए? क्या ये वो एसेट्स है जिनको हम कंपनी में रखते हैं, बिजनेस में रखते हैं फॉर रीसेल? क्या ये कैश जो बिजनेस के लिए, बिजनेस में कैश रिजर्व है, ठीक है, वो चीज है? कि ये वैल्यू ऑफ ओनर्स इक्विटी है, मतलब ये कैपिटल है? ये किस चीज का नाम है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री किस चीज का नाम है? मैंने आपको पता नहीं कहा कि नहीं कहा, अगर नहीं कहा तो याद रखो, इन्वेंट्री, स्टॉक, ठीक है, दीज आर द सिनोनिम्स, या गुड्स, ठीक है, गुड्स। तो इन्वेंट्री होते हैं वो एसेट्स, ये फिक्स्ड एसेट्स नहीं होते हैं, ये करंट एसेट्स होते हैं, ठीक है। हेल्ड फॉर रीसेल, जो बिजनेस में रखते हैं रीसेल के लिए, इसको इन्वेंट्री कहते हैं, स्टॉक कहते हैं, या गुड्स फॉर गुड्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल आंसर यही है। अच्छा, ओनर्स इक्विटी रिप्रेजेंट्स, ओनर्स इक्विटी ये किस बला का नाम है? ओनर्स इक्विटी किस बला का नाम है, ठीक है। तो डेट्स ओन्ड बाय अ कंपनी, क्या ये बिजनेस के डेट्स होते हैं? ठीक है, यहां पर आप कंफ्यूज हुए होंगे शायद, फिलहाल लग रहा है आपको कि डेट क्या है मसला, ठीक है। तो उसके बाद द ओरिजिनल एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, फिलहाल लग रहा है कि हाँ ये तो सही लग रहा है, फिलहाल ये तो बिजनेसमैन की, ओनर की इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस में। टोटल रेवेन्यूज ऑफ ए कंपनी, नहीं, रेवेन्यूज तो नहीं है, वो तो सेल्स कहलाते हैं। अच्छा, लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में सारी की सारी लाइबिलिटी कैपिटल है या ओनर्स इक्विटी है? ऐसा भी नहीं है, मतलब कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस में जो भी लाइबिलिटी है वो कैपिटल है। फॉर एग्जांपल बैंक लोन है, क्या वो भी कैपिटल है? नहीं। क्रेडिटर्स है, क्या वो भी कैपिटल है? नहीं, वो किसी और का कर्जा है। कैपिटल का मतलब है जो ओनर का कर्जा है, ठीक है, इसलिए ये भी आंसर सही नहीं है। ये क्या है? डेट्स ओनर्ड बाय द कंपनी। देखो, कंपनी के पास दो किस्म की कैपिटल होती है, याद रखना। कंपनी के पास, एक मिनट, जो कैपिटल होती है वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है डेट कैपिटल, दूसरा होती है इक्विटी कैपिटल। इस पर मतलब डेट का मतलब होता है कि ये डिबेंचर्स होते हैं, और इसका मतलब है कि ये शेयर्स होते हैं। हमने परसों ही कहा कि शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो शेयर होल्डर ही कंपनी के असल में ओनर्स है, और शेयर होल्डर्स ही क्या है? वही, उन्हीं का पैसा ही कंपनी में कैपिटल कहलाता है, ठीक है। तो ये डेट क्या होता है? ये भी कैपिटल का पार्ट होता है, लेकिन ये डेट देने वाले कंपनी के ओनर नहीं होते। क्यों नहीं होते कंपनी के ओनर? क्योंकि वो लेते हैं रिटर्न, जो उनका होता है वो इंटरेस्ट होता है। इनका जो क्या होता है? रिटर्न, वो इंटरेस्ट होता है। इनका जो रिटर्न होता है, इनका जो रिटर्न होता है वो होता है डिविडेंड, वो होता है डिविडेंड, ठीक है। शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर है, वो भी कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं। डिवेंचर होल्डर्स कंपनी के ओनर नहीं है, दे डू नॉट शेयर द ओनरशिप राइट्स ऑफ द कंपनी, हालांकि उनका पैसा भी कैपिटल में यूज होता है। वाई सो? बिकॉज यहां पर जो शेयर होल्डर्स का रिटर्न है वो डिविडेंड है। डिविडेंड का मतलब है कंपनी को प्रॉफिट होगा, शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट मिलेगा। कंपनी को लॉस होगा,
शेयर होल्डर्स को भी लॉस होगा। इसका मतलब ये है कि दे शेयर द रियल रिस्क, दे एक्सपोज देमसेल्व्स टू द रिस्क। रिस्क होती है शेयर होल्डर्स को ही। ये जो होते हैं डिवेंचर होल्डर्स, इनको कोई रिस्क नहीं होती, इनको इंटरेस्ट होता है। चाहे कंपनी को लॉस हो जाए, इनका इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल 10% है, इंटरेस्ट तो देना है। कंपनी को फायदा हो जाए 20% प्रॉफिट, लेकिन इनको तब भी जो है इंटरेस्ट 10% ही मिल जाएगा। इनको फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है। तो यही चीज है कि डेट जो कंपनी को होता है, यहाँ पर डेट ओड था वैसे भी, चलो इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते थे, छोड़ दो। अब मैंने इसको डेट कैपिटल के हिसाब से समझा दिया, वो दूसरी बात है। डेट्स का मतलब होता है कर्जा। कर्जा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कर्जा जरूरी नहीं है कि कैपिटल ही है, कुछ भी हो सकता है। तो दिस वाज एम्बिग्यूअस, दिस वन गिव्स द क्लियरिटी कि ये ओनर का वो अमाउंट है, ओनर्स इक्विटी वो अमाउंट है जो ओनर कंपनी में इन्वेस्ट करता है, या पहले किया था या एडिशनल किया। इसीलिए कहा गया ओरिजिनली किया था या एडिशनली किया, बाद में किया, फिर से किया, और किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, जब भी करेगा ये ओनर की इक्विटी कहलाता है। ओके, 18th वन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो ये भी हमने कहा है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के दरमियान, शॉर्ट टर्म एसेट्स के दरमियान क्या फ़र्क है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था, और ये किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, ये मैंने वहीं से उठाया है क्वेश्चन। तो ये जो है यहाँ पर सीधा कहा गया है कि इसका एक जो आंसर है वो है शॉर्ट टर्म एसेट्स आर ओनली कैश वाइल लॉन्ग टर्म आर इंटेंजिबल। हालांकि ये बात भी सही नहीं है। क्या शॉर्ट टर्म एसेट हर कोई कैश होता है? नहीं, डेटर्स हमारे पास होते हैं, वो तो कैश नहीं होते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स आर टेंजिबल। लॉन्ग टर्म एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल फिजिकल एसेट्स होते हैं, नहीं इनटेंजिबल भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ना, तो ये सही नहीं लग रहा है। दूसरा, शॉर्ट टर्म एसेट्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर, लॉन्ग टर्म एसेट्स टेक लॉन्गर। ये सही लग रहा है फिलहाल, ये हमने पढ़ा है। शॉर्ट टर्म एसेट्स डेप्रिसिएट फास्टर देन लॉन्ग टर्म एसेट्स। शॉर्ट टर्म एसेट्स डेप्रिसिएट ही नहीं होते, शॉर्ट टर्म एसेट्स पर कोई डेप्रिसिएशन होती ही नहीं है, वो लॉन्ग टर्म एसेट्स पर ही होती है। तो इसलिए यहाँ पर भी जो है ये सही आंसर नहीं लग रहा है। शॉर्ट टर्म एसेट्स आर इनटेंजिबल वाइल लॉन्ग टर्म एसेट्स आर टेंजिबल, ये भी सही नहीं है। शॉर्ट टर्म एसेट्स टेंजिबल ही होते हैं और लॉन्ग टर्म एसेट्स टेंजिबल भी होते हैं, इनटेंजिबल भी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ हमें याद रखनी है कि इसका सही आंसर है कि शॉर्ट टर्म एसेट्स जल्दी ही 1 साल के अंदर अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स को टाइम लगता है वो कैश में कन्वर्ट होना, वो बेनिफिट में कन्वर्ट होना। मशीनरी हमने खरीदी, इसका 10 साल तक हमें फ़ायदा है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसका फ़ायदा मिलेगा, आहिस्ता आहिस्ता इसको कन्वर्ट हम कैश में करेंगे। अच्छा, तो दिस वाज द 18th क्वेश्चन। 19th एंड 20th वी विल सी पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स आर। ये मैंने जानबूझकर ये क्वेश्चन पूछा था क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी होता है, आप किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए, आप उधर ही रुकते हो जब तक कि उसका आंसर आपने दे ही दिया, फिर आप नेक्स्ट चलते हो। नहीं, दिस इज द टिप फॉर योर एग्जाम। जब भी आपको 10% कंफ्यूजन भी रहे ना किसी क्वेश्चन में, डू नॉट मार्क योर OMR शीट। उस पर पेपर पर एनालिसिस करो, कोई बात नहीं, लेकिन डू नॉट मार्क योर OMR शीट। OMR शीट को मार्क मत करो। और ये भी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये भी मत क्या करो कि आप पहले पेपर पर ही सारा सॉल्व कर देते हो, फिर लास्ट में OMR शीट को फिल करते हो, उसमें भी फिर गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि जितना आप एंड टाइम में जाओगे उतना आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा, नर्वसनेस बढ़ जाएगी, सीरियसनेस बढ़ जाएगी। तो हो सकता है कि आपने एक क्वेश्चन में आंसर सी था, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 में आपने 11 में लिख दिया, ऐसा होता है फिर लास्ट में। मेरी आपसे ये गुजारिश है, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई कैन बी राइट और रॉन्ग, आई माइट बी राइट और रॉन्ग, ये मेरी एक्सपीरियंस है कि मुझे जब लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर सही यही है, इस पर मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, मैं उसी वक्त OMR को क्या करूँगा, मार्क करूँगा, ठीक है। अगर मुझे 10% डाउट है, थोड़ा सा भी 5% डाउट है, मैं उसको उधर ही छोड़ूंगा। क्योंकि हो सकता है कि आगे ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, अकाउंटेंसी सेक्शन छोड़ दो, हो सकता है कि स्टैटिस्टिक्स सेक्शन में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, उससे मुझे इस क्वेश्चन की क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। ये ट्रेडमार्क का क्वेश्चन अभी भी था,
तो यहाँ पर फिर से कहा गया है पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स ये क्या है, ये इंटेंजिबल एसेट्स है। अगर आप उस क्वेश्चन में देखोगे वहां पर लिखा गया है क्वेश्चन में ही कि ये इंटेंजिबल एसेट है, आगे ऐसा एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये करंट एसेट नहीं है, ये फिक्स्ड एसेट, ये फिक्स्ड एसेट भी हो सकते हैं ना, फिक्स्ड एसेट भी हो सकते हैं, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स ये फिक्स्ड एसेट भी हो सकते हैं, ठीक है, ये फिक्स। लेकिन इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि अभी अब तो यहां पर सिर्फ इंटेंजिबल एसेट ही दिए गए हैं, दीज कैन बी फिक्स्ड एसेट्स एज वेल, ठीक है। तो लेकिन मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो यही है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो यही है कि दिस इज एन इंटेंजिबल एसेट, हाउएवर दीज आर फिक्स्ड एसेट्स एज वेल, ठीक है। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट यही है कि ये इंटेंजिबल एसेट्स है, क्योंकि तीन के तीन ऊपर इंटेंजिबल ही है। अगर यहां पर ऐसा होता था पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और बिल्डिंग्स मिसाल, फिर तो ज्यादा अप्रोप्रिएट फिक्स्ड एसेट ही था, लेकिन यहां पर चूंकि तीनों के तीनों इंटेंजिबल एसेट है तो हमारी इंक्लिनेशन इंटेंजिबल एसेट की तरफ ही जानी चाहिए। इन्वेस्टमेंट नहीं है ये, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब बिजनेस इन्वेस्ट करता है किसी और बिजनेस में। अच्छा, द सेल इनकम, जो बिजनेस की सेल इनकम होती है, चाहे क्रेडिट पर हो या कैश पर हो, ड्यूरिंग अ पीरियड, गिवन पीरियड इज कॉल्ड, जब ये किसी खास पीरियड में हो, इसको हम क्या कहते हैं, क्या इसको ट्रांजैक्शंस कहते हैं, क्या इसको सेल्स रिटर्न कहते हैं। फिलहाल तो आपको पता है कि अगर ट्रांजैक्शन पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, हाँ ये तो ट्रांजैक्शन होती ही है, मिसाल के तौर पर फिलहाल आप इसको यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, सेल्स रिटर्न तो नहीं है, ठीक है। सेल्स रिटर्न का मतलब है कि जब आपने सेल्स की फिर कस्टमर ने वो रिटर्न किए, वापस किए, इसको हम रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं, ये नहीं है। परचेज रिटर्न भी नहीं है, इसको हम टर्नओवर कहते हैं। दिस इज अगेन मतलब अनदर वर्ड फॉर सेल्स, सेल्स को हम कहते हैं सेल्स भी, रेवेन्यू भी, और इसके लिए जो अलग और एक वर्ड है दैट इज टर्नओवर। तो टर्नओवर भी इसका जो है एक सिनोनियम है, तो राइट आंसर विल बी टर्नओवर। ओके, तो इसके बाद अगर किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है, इज देयर एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेरी, यू कैन राइट यस और नो। अच्छा, ये बेटा पूछ रही है इशरत रशीद, अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स क्या होता है, जो रिसीवेबल होता है सेल ऑफ गुड्स पर, ठीक है, दोज आर कॉल्ड डेटर्स, दोज आर कॉल्ड डेटर्स। तो डेटर्स हमारे लिए क्या है बताइए, ये हमारे लिए रेवेन्यू है कि एसेट है, ये एसेट है, तो ठीक है, तो इसका सही आंसर एसेट ही है। अच्छा, आपने बिगिनिंग में भी क्वेश्चन पूछा है, क्या अकाउंटिंग, सर अकाउंटिंग से हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस दिखाती है क्या। इसके लिए अलग से मेथड्स होते हैं, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आ जाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस, इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर कहते हैं। ये बिजनेस कब शुरू हुआ, तब इसका इसने कितने पैसों में जो है ये खरीदा, क्या कहते हैं इसको, एसेट्स कितने में खरीदे, तो प्रेजेंट में इसका वैल्यू क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू, उसमें परचेजिंग पावर ऑफ मनी को जो है एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें नहीं पता चल जाता है, इसके लिए अलग टेक्निक्स है। हाँ, एसेट ही इसका सही आंसर है। और किसी को कोई क्वेश्चन? ओके, वी मे मूव फॉरवर्ड। ओके, तो हम आज का टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। आज का हमारा जो टॉपिक है, ओके, उम्मीद है कि इस एग्जाम से आपको फायदा हासिल हुआ होगा। यही फायदा होता है व्हेन यू आर एनरोल्ड इन अ कोर्स, किसी कोर्स में आप किसी
कहीं पर भी किसी सोर्स पर भी जा सकते हो और पढ़ सकते हो और बहुत सारे अच्छे सोर्स आपको मिलेंगे, लेकिन दैट दोज आर नॉट एसेंशियली कोर्सेज। वो आपको उस तरीके से नहीं मिल जाते हैं कि आपको बस वो वन टाइम या वन साइड ट्रांसफ़र ऑफ द नॉलेज होता है, आपको बस ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज करते हैं। फिर आपको कितना समझ आया, आपको वो गेज करेंगे, आपकी लेवल को चेक करेंगे। इट इज़ नॉट एसेंशियल, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वहाँ पर करेंगे या नहीं करेंगे। एक कोर्स, एक क्लास का यही मतलब होता है कि यहाँ पर आप हर किसी चीज़ के लिए अकाउंटेबल होते हैं, आपको फिर एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इसीलिए हर एक इंशाल्लाह चैप्टर के बाद आपको एग्ज़ाम होगा, जैसा हमने वादा किया था। तो ये एग्ज़ाम भी उसी स्पिरिट और उसी इंटेंशन के साथ था, आपको जो है मुकम्मल एक कोर्स, मुकम्मल एक क्लास एनवायरनमेंट मिल जाए, जिस एनवायरनमेंट में आप ज़्यादा सीखें और ज़्यादा इसमें ग्रो हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है